कुछ अपराध होते हैं जो देश को हिला देते हैं, जिन पर बहुत चर्चा होती है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी होते हैं जो वक्त के साथ धुंधलाते नहीं, बल्कि हमारे जहन में अटक जाते हैं, एक पहेली की तरह। क्यों? शायद इसलिए कि उनका कोई चेहरा नहीं होता, कोई साफ वजह समझ नहीं आती, और सबसे डरावना, उनका कोई अंत नहीं होता। आज हम एक ऐसे ही खौफनाक और अनसुलझे रहस्य की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है मुंबई और कोलकाता की उन अंधेरी गलियों की, जहां 80 के दशक के अंत में रात के सन्नाटे में मौत घूमती थी, हाथ में एक पत्थर लिए। एक ऐसा कातिल जिसे अखबारों ने नाम दिया स्टोन मैन। हमारी आज की ये बातचीत आधारित है द स्टोन मैन मर्डर्स अनसॉल्व्ड सीरियल किलिंग्स इन इंडिया नाम के लेख पर, जो इन रहस्यमयी हत्याओं को काफी बारीकी से देखता है। तो चलिए समय में पीछे चलते। साल 1950, मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन उस दौर में शहर की रातें एक अनजाने खौफ में डूबी हुई थीं। शुरुआत हुई बहुत खामोशी से। मुंबई के बाइकुला इलाके के पास फुटपाथ पर एक लाश मिली, सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पास में ही खून से सना एक भारी सा पत्थर पड़ा था। पुलिस को पहली नजर में लगा कि ये कोई आम झगड़ा होगा, शायद नशे में मारपीट का नतीजा। हाँ, बिल्कुल। मुंबई की सड़कों पर ऐसी घटनाएं अनहोनी नहीं थी उस वक्त। तो शुरू में इसे एक अकेली दुखद घटना ही माना गया। लेकिन ये खामोशी जल्द ही एक भयानक पैटर्न में बदलने वाली थी। अच्छा। हाँ, सिर्फ 2 रात बाद उसी इलाके से थोड़ी ही दूर एक और लाश मिली, और तरीका हूबहू वही था, सिर पत्थर से कुचला हुआ। फिर कुछ दिनों बाद एक और फिर एक और। तो अब पैटर्न बिल्कुल साफ था। क्या पैटर्न था वो? एक ही हथियार, भारी पत्थर, एक ही तरीका, सिर पर एक जोरदार जानलेवा वार। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली थी वो ये कि इन हत्याओं के पीछे कोई स्पष्ट मकसद नजर नहीं आ रहा था। मकसद नहीं था? और क्या नहीं था? कोई लूटपाट? बिल्कुल नहीं, कोई लूटपाट के निशान नहीं थे। पीड़ितों के पास जो भी थोड़ा बहुत सामान होता था ना, वो वहीं पड़ा मिलता था। घटनास्थल पर कातिल के उंगलियों के निशान भी नहीं मिले। ये उस समय फोरेंसिक जांच के लिए एक बड़ी चुनौती थी। और शायद सबसे अहम बात, कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, कोई नहीं। हाँ। ऐसा लग रहा था मानो कातिल रात के अंधेरे में कहीं से प्रकट होता, अपना काम करता, और सुबह होने से पहले हवा में गायब हो जाता, बिल्कुल किसी भूत की तरह, है ना? और जब चौथी लाश मिली, तब तक तो ये सिर्फ पुलिस के लिए सिरदर्द नहीं रहा होगा, शहर में डर फैल गया होगा। हाँ बिल्कुल, तब तक दहशत फैल चुकी थी। लोग कानाफूसी करने लगे थे, रातें भारी लगने लगी थीं। अखबारों ने इस रहस्यमय हत्यारे को एक नाम दे दिया था, स्टोन मैन। हाँ, स्टोन मैन। और जिस तरह वो अपने शिकार चुन रहा था, उसने इस डर को और गहरा कर दिया। वो कोई अमीर या ताकतवर लोग नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके शिकार समाज के वो लोग थे जिन्हें शायद दिन के उजाले में भी कोई नजर उठाकर नहीं देखता था। जैसे पुलों के नीचे सोने वाले बेघर, रेलवे स्टेशन के बाहर रात गुजारने वाले, फुटपाथ को अपना बिस्तर समझने वाले लोग। वो लोग जिनके पास दुनिया की नजर में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय अपनी जिंदगी के। बिल्कुल। और यही बात इस केस को और ज्यादा भयानक बनाती थी। कातिल उन लोगों को निशाना बना रहा था जो सबसे ज्यादा असुरक्षित थे, जिनकी चीखें सुनने वाला भी शायद कोई नहीं था। ये पैटर्न सिर्फ चौंकाने वाला नहीं था, बल्कि इसने पुलिस की जांच को भी बहुत मुश्किल बना दिया था, क्योंकि इन पीड़ितों का कोई तय सामाजिक दायरा नहीं होता था, कोई परिवार या करीबी दोस्त अक्सर नहीं होते थे। तो वो जो पारंपरिक जांच के तरीके हैं ना, पूछताछ करना, वो बेकार हो गए। हाँ, लगभग बेकार साबित हो रहे थे। तो इस खौफ का असर मुंबई की सड़कों पर कैसा दिख रहा था, लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर? क्या शहर सच में बदल गया था? शहर पर असर तो दिखना लाजमी था, है ना? लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। रात में अकेले बाहर निकलने से लोग कतराने लगे थे। जो लोग देर रात तक काम करते थे, जैसे सड़क किनारे दुकान लगाने वाले, वो शाम ढलते ही जल्दी घर लौटने लगे। और सबसे बुरा हाल तो उन बेघर लोगों का था जो स्टोनमैन का सीधा निशाना थे। वो बेचारे डर के मारे झुंड में सोने लगे, एक दूसरे से सटकर, ताकि कोई आहट हो तो जाग जाएं। हाँ बिल्कुल। वो आंखें बंद करने से भी डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर वो सो गए तो शायद सुबह देख ही नहीं पाएंगे। बहुत डरावना है ये। हाँ, मुंबई पुलिस पर दबाव भी बहुत बढ़ रहा था। उन्होंने रात की गश्त दोगुनी कर दी, सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए, संदिग्ध इलाकों में निगरानी बढ़ाई। लेकिन स्टोनमैन हमेशा एक कदम आगे रहता था।
कोई अंदाजा ही नहीं लगा पाता था कि अगला हमला कब और शहर के किस कोने में होगा। और हत्या के तरीके में भी एक अजीब सी सटीकता थी, एक पैटर्न था, है ना? हाँ, बिल्कुल। लगभग हर हत्या आधी रात और सुबह के 2 बजे के बीच ही हुई। ये वो समय होता है जब शहर की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ती है, सड़कें सुनसान होने लगती हैं, है ना? सही। हथियार हर बार एक भारी पत्थर ही होता था, वजन अक्सर 20 से 30 किलो तक, और ये पत्थर कहीं दूर से लाया गया नहीं लगता था। अच्छा, कहाँ से लाता था फिर? ज्यादातर पास के किसी निर्माण स्थल से या मलबे के ढेर से या सड़क किनारे से ही उठाया गया होता था। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि कातिल को न सिर्फ शहर की गलियों की बल्कि उन अंधेरे कोनों की भी अच्छी जानकारी थी जहां ऐसा हथियार आसानी से मिल जाए। वो तेजी से आता, पूरी ताकत और सटीकता से एक ही वार करता और फिर उसी अंधेरे में गुम हो जाता। तो पुलिस की जांच वो किस तरफ जा रही थी? क्या उनके पास कोई लीड थी, कोई शक किसी पर? पुलिस कई दिशाओं में हाथ पैर मार रही थी। कुछ अनुभवी अधिकारियों का मानना था कि कातिल शायद उसी इलाके में काम करने वाला कोई दिहाड़ी मजदूर हो सकता है, या रात का चौकीदार, या ऐसा ही कोई व्यक्ति, मतलब जो शहर के इस निचले तबके से, उनके सोने के ठिकानों से, उनकी आदतों से अच्छी तरह वाकिफ हो। इस थ्योरी के आधार पर सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई। भिखारी, फेरी वाले, रिक्शा चालक, टैक्सी ड्राइवर, रात में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन मजदूर। हर उस शख्स से जो रात में सड़कों पर होता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन नतीजा हर बार सिफर। किसी ने कुछ नहीं देखा, किसी ने कोई संदिग्ध आवाज नहीं सुनी। स्टोनमैन वाकई एक अदृश्य दुश्मन जैसा था। कोई सुराग नहीं, कोई पहचान पीछे नहीं छोड़ रहा था। पुलिस की हताशा बढ़ती जा रही थी। और ये सिलसिला कितने वक्त तक चला मुंबई में? ये खौफ का साया मुंबई पर करीब 3 साल तक मंडराता रहा। 1985 से लेकर 1988 तक एक के बाद एक हत्याएं होती रहीं, शहर डर में जीता रहा। और फिर जितनी अचानक ये शुरू हुआ था, उतनी ही रहस्यमयी तरीके से ये रुक भी गया। रुक गया मतलब? 1988 के बाद मुंबई में स्टोनमैन स्टाइल की कोई हत्या रिपोर्ट नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, कोई जवाब नहीं मिला। बस एक अजीब सी, बेचैन करने वाली खामोशी छा गई। मुंबई ने धीरे धीरे सामान्य होने की कोशिश की, जिंदगी पटरी पर लौटने लगी, लेकिन वो डर लोगों की यादों में कहीं गहरे दबा रहा। कम से कम 1989 तक। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि तब ये बुरा सपना एक बार फिर लौटा, लेकिन इस बार एक बिल्कुल अलग शहर में, एक नई जगह पर। यानी करीब 4 साल की खामोशी। और फिर मुंबई से लगभग 2000 किलोमीटर दूर कोलकाता की गलियों में वही डरावना सिलसिला फिर से शुरू हो गया। ये तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है। बिल्कुल। जून 1989 में कोलकाता के सियालदा स्टेशन के पास फुटपाथ पर सो रहे एक व्यक्ति की लाश मिली, सिर पत्थर से कुचला हुआ। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने इसे शायद कोई स्थानीय अपराधी समझा होगा, लेकिन बहुत जल्द ये गलतफहमी दूर हो गई। कैसे? क्या वहां भी एक के बाद एक मामले सामने आने लगे? बिल्कुल, ठीक मुंबई की तरह। हाँ, ठीक वैसा ही हुआ। कुछ ही दिनों के अंदर हावड़ा ब्रिज के पास एक और लाश मिली, फिर एक और सेंट्रल कलकत्ता के व्यस्त एस्प्लेनेड इलाके में। हत्या का तरीका बिल्कुल वही था। क्या समानताएं थी? हथियार भारी पत्थर, समय आधी रात के बाद का सन्नाटा, और शिकार फिर से वही फुटपाथ पर सोने वाले बेसहारा बेआवाज लोग। अब ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। तो अखबारों में फिर खबरें आने लगी। बिल्कुल, अखबारों की सुर्खियां चीख उठी। स्टोनमैन फिर सक्रिय, इस बार कोलकाता में। वही नाम, वही दहशत अब एक नए शहर में फैल रही थी। ये तो पुलिस के लिए एक बड़ी पहेली बन गया होगा। 2 अलग-अलग शहर, सालों का फासला, लेकिन कत्ल का तरीका हूबहू एक जैसा। हाँ, बिल्कुल। कोलकाता पुलिस हैरान और परेशान थी। उन्होंने तुरंत मुंबई पुलिस से संपर्क साधा। अच्छा, फिर क्या हुआ? दोनों शहरों की पुलिस टीमों के बीच जानकारी साझा की गई, पुरानी केस फाइलें खोली गईं, और जो तथ्य सामने आए वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। मुंबई में 1985 से 88 के बीच हुई हत्याओं और कोलकाता में 1989 में हो रही हत्याओं के बीच की समानताएं वो इतनी ज्यादा थीं कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। किस तरह की समानताएं थी जिन पर सबसे ज्यादा ध्यान गया? मतलब क्या चीजें बिल्कुल एक जैसी थीं? लगभग हर चीज। कत्ल करने का तरीका, सिर पर पत्थर से एक ही घातक वार, हथियार भारी बेडोल पत्थर, यहां तक कि पत्थरों का प्रकार भी मिलता जुलता था। जैसे कि उन्हें भी सड़क किनारे पड़े मलबे या कंस्ट्रक्शन साइट से ही उठाया गया हो। पीड़ितों का प्रोफाइल, बेघर पुरुष,
हत्या का समय देर रात, और सबसे बड़ी समानता, दोनों ही शहरों में कोई पुख्ता सुराग या गवाह नहीं था। इसने तो कई सवाल खड़े कर दिए होंगे। हाँ, बिल्कुल, कई गंभीर और डरावने सवाल। क्या ये वही आदमी था? क्या स्टोनमैन ने वाकई शहर बदल लिया था? अगर हाँ, तो क्यों? और अगर नहीं, तो क्या ये कोई नकलची कातिल था? कोई कॉपीकैट? हाँ, कोई कॉपीकैट, जो मुंबई की घटनाओं की कहानियों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने वही तरीका अपना लिया। ये सवाल जांचकर्ताओं के दिमाग में घूम रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। तो कलकत्ता में जांच कैसे आगे बढ़ी? क्या वहां पुलिस को कोई कामयाबी मिली? मुंबई में तो नहीं मिली थी। कलकत्ता पुलिस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जांच का दायरा बहुत बड़ा था। कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ हुई। किस तरह के लोग थे ये? इनमें रिक्शा चालक थे, रात में घूमने वाले लोग, फुटपाथ पर रहने वाले दूसरे लोग, यहाँ तक कि कुछ मानसिक रूप से अस्थिर समझे जाने वाले व्यक्ति भी शामिल थे, जिन्हें अक्सर ऐसे मामलों में शक की निगाह से देखा जाता है। लेकिन हर बार नतीजा वही निकलता, किसी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं। हर बार जब पुलिस को लगता कि शायद उन्होंने सही आदमी को पकड़ लिया है या वो कातिल के करीब पहुंच गए हैं, तभी शहर के किसी दूसरे कोने से एक और लाश मिलने की खबर आ जाती, और सारी थ्योरी, सारी मेहनत बेकार। और इस दौरान पुलिस पर दबाव भी बढ़ता जा रहा होगा। मीडिया, लोग। बेतहाशा। मीडिया लगातार पुलिस की नाकामी पर सवाल उठा रहा था। रोजाना अखबारों में स्टोनमैन की दहशत और पुलिस की बेबसी की खबरें छपती थीं। आम लोगों में गुस्सा और डर दोनों बढ़ रहा था। मामला इतना बढ़ गया कि राजनेताओं को भी दखल देना पड़ा। उन्होंने पुलिस से जवाब तलब करना शुरू कर दिया। शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए थे। और इन सब के बावजूद कातिल आजाद घूमता रहा। हाँ, बिल्कुल। रात के अंधेरे में अपना खूनी खेल खेलता रहा, जैसे उसे किसी का डर ही न हो। जब कोई ठोस सुराग नहीं मिलता तो अक्सर अटकलों और थ्योरीज का बाजार गर्म हो जाता है ना? क्या स्टोनमैन को लेकर भी ऐसे कई सिद्धांत सामने आए कि वो कौन हो सकता है, क्यों कर रहा है ये सब? हाँ, बिल्कुल। इन सालों में स्टोनमैन की पहचान और उसके मकसद को लेकर कई तरह की कहानियां और सिद्धांत घड़े गए। कुछ क्राइम एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि स्टोनमैन शायद एक मनोरोगी था, एक क्लासिक साइकोपैथ। अच्छा। जिसे समाज के सबसे कमजोर तबके यानी गरीबों और बेघरों से किसी तरह की नफरत थी, और उन्हें इस तरह बेरहमी से मारकर उसे एक विकृत संतुष्टि मिलती थी। और क्या थ्योरीज थी? एक और काफी चर्चित थ्योरी ये थी कि वो शायद कोई पूर्व पुलिसकर्मी या सेना का जवान हो सकता है, कोई ऐसा जो अनुशासन का आदी हो और अपनी बिगड़ी हुई मानसिकता के तहत ये मानता हो कि वो इन अवांछित लोगों को मारकर सड़कों की सफाई कर रहा है, समाज पर कोई एहसान कर रहा है अपनी नजर में। हाँ, कुछ वैसा ही। इस थ्योरी को बल इस बात से भी मिलता था कि हत्याएं बेहद सटीक और क्रूर तरीके से की जाती थीं। एक और एंगल प्रवासी मजदूर वाला भी सुना है मैंने। हाँ, कुछ लोगों ने यह भी अनुमान लगाया कि वो शायद कोई प्रवासी मजदूर रहा होगा, जो काम की तलाश में या किसी और वजह से इन बड़े शहरों मुंबई और कलकत्ता के बीच अक्सर आता जाता रहता था, और इसी दौरान वो इन हत्याओं को अंजाम देता था। ये थ्योरी उसके एक शहर से दूसरे शहर में जाने और फिर गायब हो जाने को समझाने की कोशिश करती थी। बिल्कुल, लेकिन सच तो ये है कि ये सब सिर्फ अटकलें ही थीं, अनुमान थे। इनमें से किसी भी सिद्धांत को साबित करने के लिए कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। और फिर जैसा मुंबई में हुआ था वैसा ही कोलकाता में भी हुआ। हत्याएं अचानक बंद हो गई। फिर से? हाँ, स्टोनमैन एक बार फिर बस गायब हो गया। और आज इन घटनाओं को 3 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। टेक्नोलॉजी बदल गई, जांच के तरीके बदल गए, शहर बदल गए हैं, लेकिन स्टोनमैन का रहस्य वो आज भी वहीं का वहीं है। कोई यकीनी तौर पर नहीं जानता कि वो कौन था, एक व्यक्ति था या कई, उसने ये हत्याएं क्यों की, और सबसे बड़ा सवाल, वो अचानक रुका क्यों? हाँ, ये सवाल सबसे बड़ा है। क्या वो पकड़े जाने के डर से रुका, या उसकी मौत हो गई, या उसने शहर छोड़ दिया, या बस उसकी इच्छा पूरी हो गई? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। बिल्कुल। लेकिन मुंबई और कलकत्ता की गलियों में, खासकर उन इलाकों में जहां ये हत्याएं हुई थीं, स्टोनमैन का नाम आज भी एक अनकही दहशत के साथ जिंदा है। हाँ, ये एक शहरी किंवदंती, एक अर्बन लेजेंड बन चुका है। अगर आज भी किसी पुराने सड़क पर रात गुजारने वाले व्यक्ति से पूछें तो शायद वो आज भी आपको फुसफुसा कर यही चेतावनी देगा, रात में अकेले मत सोना। स्टोनमैन अभी भी अंधेरे में कहीं घूमता है। ये डर इतना गहरा बैठ गया था लोगों के मन में। वो कभी पकड़ा नहीं गया, उसकी कभी कोई तस्वीर सामने नहीं आई, कोई स्केच तक पुख्ता नहीं बन पाया, उसकी पहचान कभी उजागर नहीं हुई।
उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसका मकसद क्या था, ये कभी समझा नहीं जा सका। वो बस एक साया था जो हमारे ही बीच रहता था, सबसे कमजोर और बेबस लोगों का खून बहाता था। और सुबह की पहली किरण फूटने से पहले ही रात के अंधेरे में विलीन हो जाता था। हाँ, ये वाकई भारतीय अपराध इतिहास का एक बेहद स्थायी और परेशान करने वाला रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपने आसपास के सबसे असुरक्षित लोगों को बचाने में नाकाम रहे? क्या हमारा सिस्टम इतना लाचार था कि एक कातिल सालों तक 2 बड़े शहरों में इस तरह आतंक मचाता रहा और कभी पकड़ा नहीं गया? स्टोनमान हत्याकांड भारत के सबसे बड़े, सबसे भयावह और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक बनकर रह गया है। एक ऐसा बेचेहरा कातिल जिसने समाज के उन लोगों का शिकार किया जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, जिनकी जिंदगी को शायद कीमती नहीं समझा जाता, और ऐसा करके वो खुद डर के साए में फुसफुसाई जाने वाली एक खौफनाक किवंदन की बन गया। एक ऐसा नाम जो आज भी सिरन पैदा करता है। और जैसा कि स्रोत लेख के अंत में इशारा किया गया है, और ये बात हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है, कभी-कभी बुराई को किसी नाम, किसी चेहरे या किसी पहचानी जा सकने वाली वजह की जरूरत नहीं होती। उसे फलने फूलने के लिए बस एक आसानी से मिल जाने वाला हथियार चाहिए होता है, जैसे कि एक पत्थर और रात का गहरा खामोश सन्नाटा। बिल्कुल। ये घटना हमारे समाज के बारे में, हमारी व्यवस्था के बारे में क्या गंभीर सवाल खड़ा करती है। जब हमारे सबसे कमजोर और असुरक्षित लोग एक ऐसे अदृश्य अनजाने प्रेत का शिकार बन सकते हैं जो पीछे कोई सुराग नहीं बल्कि सिर्फ डर, अनिश्चितता और अनगिनत अनुत्तरित प्रश्न छोड़ जाता है।